एवरीबॉडी वेलकम टू लर्न लिव। और आज हमारा जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। जैसे आप देख पा रहे होंगे तो इंडस वैली के बारे में पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, तो कंटिन्यू चलो अपने टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इससे पहले कि हम देखेंगे कि क्या होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनकी टाउन प्लानिंग क्या थी, ये सब चीज़ें, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी उससे पहले। तो चले शुरू करते हैं। 1850 में 1850 में हड़प्पा में आए थे, विजिट किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1850 हड़प्पा वाज विजिटेड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्होंने क्या किया था, एस्टेब्लिश ASI। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। फिर उसके बाद 1920 में आए दयाराम साहनी। 1920 में दयाराम साहनी आई, इन्होंने एक्सकेवेट किया हड़प्पा को। दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया हड़प्पा को। फिर 1924 में 19 जो इनके डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। फिर RD बनर्जी। ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें पता होनी चाहिए। RD बनर्जी, रखेल दास बनर्जी आए, इन्होंने एक्सकेवेट किया मोहनजोदड़ो को। रखेल दास बनर्जी ने एक्सकेवेट किया मोहनजोदड़ो को। SN रॉय ने एक अपनी बुक में बताया था कि जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है, उनकी जो बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसने बताया कि जॉन मार्शल ने जो है इंडिया को 300 साल पीछे छोड़ दिया। मतलब 300 साल पहले जिन चीज़ों की हमें पता होनी चाहिए थी, तो लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक्स में वो ईंटें जो निकली थी कुछ साइड्स पे, वो इन लोगों ने बिछा दी रेलवे ट्रैक बनाने में। वो बताते थे कि मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट हूँ, बट एज सच तो उन्होंने अपनी जो बुद्धि है वो लगाई ही नहीं। तो काम क्या किया कि वो रेलवे ट्रैक में बिछाने में शुरू कर दी। तो SN रॉय बताते हैं अपनी बुक में, उनकी जो बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बताते हैं कि मार्शल लेफ्ट इंडिया थ्री 300 years older
then he had found her. फिर एक बंदा आया, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेमव्हीलर, जो डीजी थे किसके, डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1994 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1994 के डायरेक्टर जनरल थे। ये एक एक्स ब्रिगेडियर थे। एक्स ब्रिगेडियर जिन्होंने मिलिट्री जो प्रिसिशंस लाई आर्कियोलॉजी में और रेटिफाई की कुछ मिस्टेक्स जो पिछले आर्कियोलॉजिस्ट में मिस्टेक्स हुई थी। और कुछ मिस्टेक्स को रेटिफाई किया। फिर जो यूरोपियंस है वो बताते हैं कि मेसोपोटामियंस जो थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या है डेवलप किया। डिफ्यूजन थ्योरी भी बोलते हैं हम इसको। डिफ्यूजन थ्योरी इसमें यूरोपियंस बोलते हैं मेसोपोटामियंस। सॉरी एक सेकंड। मेसोपोटामियंस ने क्या किया, डेवलप किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को। बस एज सच जो इंडियंस है हम लोग हैं, हम बिलीव करते हैं किस पे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो है उस पर हम बिलीव करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है धीरे धीरे डेवलप हुई, तो हम इस पे बिलीव करते हैं। देखिए सिविलाइजेशन क्या होता है, एक अर्बन सेंट्रिक सिटीज़ होती है जहाँ पे ट्रेड भी होता है, जहाँ का स्ट्रक्चर एक, जैसे हम देखें इनका ड्रेनेज पैटर्न वेल डेवलप था, ये सब चीज़ें, और सिटी सेंट्रिक थे क्योंकि ये ट्रेड भी करते थे। पोर्ट भी पाया गया, जैसे लोथल गुजरात में डॉकयार्ड पाया गया आर्टिफिशियल। तो इन चीज़ों से हम बता सकते हैं कि सिविलाइजेशन। हम जो इंडिया क्या करती है बिलीव, जो इंडियंस थे believed on gradual development theory. इंडियंस ने बिलीव किया किस पे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी पे। ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी के भी 3 फेजेस थी, जो थ्योरी थी ग्रेजुअल डेवलपमेंट की, इसके भी 3 फेजेस थे।
फेजेस जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी के थे वो 3 थे। अर्ली हरप्पन फेज था पहला फेज जो था। अर्ली हरप्पन फेज था पहला 3500 BC to 2600 BC। अर्ली हरप्पन फेज था जहाँ पे कुछ टाउन प्लानिंग हुआ, फॉर्म्स ऑफ मड स्ट्रक्चर मिले, एलिमेंट्री ट्रेड हुआ, आर्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स मिले। ये सब चीज़ें हुई अर्ली हरप्पन फेज में। इसको हम बोल सकते हैं मार्क बाय सम टाउन प्लानिंग। इसमें क्या चीज़ें आती है? फॉर्म्स ऑफ मड स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह वगैरह। तो कुछ कल्चर हमें मिला, जैसे अमरी बालाकोट में पीरियड 2, मेहरगढ़, मेहरगढ़। तो ये सब चीज़ें थी अर्ली हरप्पन जो फेज था उसके रिगार्डिंग। तो इसके बाद क्या था? मैच्योर हरप्पन फेज था। मैच्योर हरप्पन फेज जो था 2600 BC से 1900 BC। टाउन्स डेवलप हुए जहाँ पे बर्न ब्रिक्स पाई गई, स्ट्रक्चर्स, इनलैंड ट्रेड हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ, क्राफ्ट्स बहुत टाइप्स के मिले वगैरह वगैरह। इनलैंड ट्रेड हुआ, क्राफ्ट मिले, ये सब हम लिख ही देते हैं। वेल डेवलप्ड टाउन्स with burnt bricks। स्ट्रक्चर्स मिले हमें, इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड बताया गया हुआ है इस दौर में। इनलैंड और फॉरेन ट्रेड हुआ, क्राफ्ट्स और बहुत सारे मिले, क्राफ्ट्स वगैरह इस फेज में मिले। फिर लेट हरप्पन फेज आता है। लेट हरप्पन फेज में क्या होता है? इस फेज में बताया गया है कि डिक्लाइन हो गया,
जिससे बहुत सारी सिटीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, डिसअपेयर हो गई, जिसकी वजह से ग्रेजुअल जो डिके हो गया अर्बन ट्रेड्स का। क्या पता कोई सैलाब वगैरह आया होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से इस फेज़ में हम लिख सकते हैं फेस ऑफ डिक्लाइन during which many cities abandoned and the trade disappeared. ट्रेड डिसअपियर हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, लेड टू ग्रेजुअल डिके। led to gradual decay of significant urban traits। तो ये हो गया। अब हमें लेट हरप्पन ऑक्यूपेशन कहाँ कहाँ मिलता है? जाकुर में मिलता है, रंगपुर, लेट हिसवाल, इन जगहों पे मिलता है। साइट्स ऑफ लेट हरप्पन क्या थी? लेट हरप्पन साइट्स जोकर, रंगपुर, लेट सिसवाल। फिर प्री हरप्पन फेज की साइट्स, प्री हरप्पन फेज की अमरीनाल, पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान में थी। सॉरी, और भी एक साइट थी करके TAM, दम साजत करके, पाकिस्तान में। सिसवाल भी पाकिस्तान में थी। अब एक फैक्ट से कुछ दो तीन, जैसे इंडियाज लार्जेस्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, इंडियाज लार्जेस्ट राखी गढ़ी, हरियाणा में मिली है। जो ओवरऑल लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदड़ो है।
पाकिस्तान में मिली है। बताया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन एशिया है। अब जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं हम इसका। ईस्ट में कहाँ तक थी? वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट में बोलते हैं आलमगीरपुर यूपी। आलमगीर पीर यूपी तक है ईस्ट में। वेस्ट में है सुख्ता गांधार बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तक है। और नॉर्थ में जो है शॉर्ट गई अफगानिस्तान। शॉर्ट गई अफगानिस्तान नॉर्थ में। और साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र में साउथ में। तो ये था जियोग्राफिकल एक्सटेंट आईवीसी का। ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था आईवीसी। और वेस्ट में सुख्ता गांधार बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है, शॉर्ट गई अफगानिस्तान प्रेजेंट डे में, और दाइमाबाद महाराष्ट्र में जो आपको पता ही है प्रेजेंट डे इंडिया में है। तो यहाँ तक इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट था। अब देखते हैं हम क्या था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अपर टाउन बोलते थे, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बोल सकते हैं हम इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और इसको कॉमनर्स बोल सकते हैं, जो कॉमन लोग रहते थे। या एलीट क्लास हम बोल सकते रहते हैं वहाँ पे। रहते होंगे वहाँ पे। देखो अब चीज़ क्या है, यहाँ से हमसे कुछ सोशल डिवीजन भी, जैसे अगर हम ये जो चीज़ अगर डिवीजन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो अगर अपर टाउन और लोअर टाउन में था डिवीजन, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि
देयर वाज ए सोसाइटी में डिवीजन था, सोशल डिफरेंसेस थे वहाँ पे, एग्जिस्ट करते थे, जब एलीट क्लास, कॉमनर्स, तो ऐसा तो एक सोशल डिफरेंस था वहाँ पे। और जो उनकी सिटीज़ थी, कुछ फीचर्स देख लेता है। सेलिएंट फीचर्स अगर देखते हैं तो इनकी जो सिटीज़ थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी, ओरिएंट की गई थी नॉर्थ साउथ वेस्ट हर जगह, मतलब साइड्स पे। मेजर साइट्स जो थी हड़प्पा थी, इसका मोहनजोदड़ो था, कालीबंगन था, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। एक्सेप्शंस क्या थी? धोलावीरा, छानदारो और लोथल, जो सरकोटड़ा, ये सब साइट्स जो थी एक्सेप्शंस थी। वहाँ पे टाउन प्लानिंग थी। आदू में तो कुछ भी नहीं था, आधे तो 3 में डिवाइड थे, ऐसा कुछ चलता था वहाँ पे। तो ये नहीं हम बोल सकते कि हाँ अपर टाउन और लोअर टाउन में 2 ही डिविजन्स थे उन लोग के, मतलब सोसाइटी को अपना 2 ही डिविजन्स में डिवाइड करते थे। सच ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ क्या होता है कि वो 2 ही डिविजन्स में डिवाइड नहीं करते थे, वो जो अपनी सोसाइटी को है, जैसे हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं और एक साइट है वहाँ पे हम 3 डिविजन्स देखते हैं उसकी। 3 डिविजन्स था, अपर मिडल लोअर टाउन में। और आधी जगहों पे तो फोर्टिफिकेशन था ही, ये आधी जगहों पे तो डिवीज़न था ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसी भी साइट्स हैं। जो सिटीज़ थी उनकी वो ग्रिड पैटर्न थी, मतलब उनका ग्रिड पैटर्न था ऐसे करके। एक उनका ग्रिड पैटर्न था सिटीज़ का। सिटीज़ लीड की, मतलब उनका जो ग्रिड पैटर्न था, मेजर साइट्स याद रखते हैं। इसका मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया आर्ट एंड कल्चर का, वहाँ पे भी उसकी बहुत सारी चीज़ें दी है मैंने। उसमें बताया मैंने कौन सी साइट्स थी जहाँ पे कि मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड था, मतलब 3 टाइप का, अपर लोअर मिडल था। और कौन सी साइट्स है जहाँ पे बिल्कुल भी डिवीजन नहीं था, ये सब चीज़ें उसमें मैंने बताई है। फिर भी मेजर साइट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो था। कालीबंगन था, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। ये जो साइट्स थी 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई थी। एक्सेप्शंस क्या था? धोलावीरा, छानदारो, लोथल। छानदारो, सरकोटड़ा, ये कुछ एक्सेप्शंस थी। उनका जो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पहले देखा हमने कि सिटीज़ कैसी थी उनकी, डिवाइडेड भी थी 2 पार्ट्स में, 2 से ज़्यादा भी एक्सेप्शंस भी थी वहाँ पे। अब स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिक्स क्या था उनका? ब्रिक्स का स्टैंडर्ड क्या था? जो ब्रिक्स का रेशो था वो जैसे 1:2:4 करके ऐसे रेशो था उनका।
मतलब इक्वल, अगर छोटी ब्रिक्स थी उनकी तो सारी जो स्मॉल जो ब्रिक्स थी स्मॉल साइज़ की वो बराबर थी, इक्वल थी सारी। मीडियम साइज़ जो ब्रिक्स थी वो इक्वल थी, मतलब सारी ब्रिक्स जो इक्वल थी। और जो ब्रिक्स थी उनकी जो थी बर्न ब्रिक्स भी थी। बर्न ब्रिक्स प्लस सन ड्राइड थी। बर्न ब्रिक्स थी और सन ड्राइड ब्रिक्स थी वहाँ। और ये चीज़ जो इनका रेशो जो है 1:2:4 करके जो हमें दिखाता है, 1:2:4, अगर ये रेशो जो हमें दिखाता है इससे हमें पता चलता है कि ये हमें डिपिक्ट करता है, ये चीज़ बताती है हमें कि उन लोग को मैथ्स का नॉलेज था समहाउ, और अवेयर थे वो मेजरमेंट्स के। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट डिपिक्ट्स। ये डिपिक्ट करता है they were having having knowledge of maths। ये डिपिक्ट करता है उनके पास नॉलेज था मैथ्स का एंड अवेयर ऑफ मेजरमेंट्स। वो लोग अवेयर थे मेजरमेंट्स के। यूनिफॉर्म डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था उनका, जैसे जो हाउस थे उनके, अगर हम यूनिफॉर्म उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखते हैं, जो उनके मोस्टली जो हाउस थे वो एक कंसिस्टेंट रूम अरेंज था, मतलब बीच में उनका एक सेंट्रल कोर्ट यार्ड रहता था और उसके अराउंड सारे रूम्स ब्लॉक होते थे। तो जो मेन जो गेट होता था उसका जो व्यू है वो ब्लॉक करता था सेंट्रल कोर्ट यार्ड को, तो उससे हम बता सकते कि वो लोग प्राइवेसी भी उनको अच्छा लगता था। तो ये भी चीज़ था इसमें। और एक पॉइंट लिख देते हैं हम, यूनिफॉर्म डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। यूनिफॉर्म डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, houses of different mostly consisting of rooms arranged around central courtyard। जैसा मैंने बताया कि उनके रूम्स तो सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड वो क्या थी, अरेंज थे उनके रूम थे। ऐसे अगर ये सेंट्रल कोर्टयार्ड है, यहाँ पे भी रूम बना था, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे इनके रूम्स बने थे, ऐसे 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 करके यहाँ से भी रूम्स बने थे। जो ये गेट इनका होता था, ये सपोज यहाँ पे अगर रूम्स बने हैं, सेंट्रल कोर्टयार्ड ये है, ये भी रूम्स बने, उनका गेट होता था, ये व्यू ब्लॉक करता था। उनका गेट इसके साथ में होता है, ये जो दीवार है इसके साथ, तो ये जो व्यू ब्लॉक करता था।
और यहाँ से हम बता सकते हैं कि वो लोग प्राइवेसी को भी पसंद करते थे। और जो डोर्स और विंडोज थे उनके वो साइड लेन्स की तरफ थे। विंडोज क्या थे, जनरली उनका फेस कहाँ था, साइड लेन्स की तरफ। और बहुत कम, रेयरली उनका जो विंडोज वगैरह थे मेन जो स्ट्रीट होता था वहाँ से होते थे। जैसे मैंने बताया कि वो जो व्यू ब्लॉक करता था डिपिक्ट करता है क्या है, उनको प्राइवेसी पसंद था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई हमारी चीज़ें कोई डायरेक्ट व्यू पड़े। जैसे आज भी होता है, हम नहीं चाहते कि कर्टन्स लगा देते कि नहीं मेरा नेबर ने देखना चाहिए मेरे घर में क्या हो रहा है, या रूम का व्यू ब्लॉक। सच ऐसा भी उनका भी था। और हमें क्या मिले, रिमेन्स ऑफ जो स्ट्रीट्स मिले, जो उनकी नालियाँ थी वो कवर्ड थी ब्रिक से, और रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस जो हमें मिली। तो उससे क्या हमें पता चलता है कि मल्टी स्टोरीड हाउसेस भी थे वहाँ पे, घर जो थे मल्टी स्टोरीड थे। मल्टी स्टोरीड घर थे वहाँ पे। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम हम बोल सकते हैं। उन लोग का वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था। और जो फ्लोर्स थे वो हार्ड पैक्ड अर्थ से थे, मतलब बहुत मजबूती से, कि या हम बोलते हैं वाटर टाइट फ्लोर्स थे उनके। वाटर टाइट फ्लोर्स थे उनके। रूफ्स जो बने थे, जनरली जो रूफ्स उनके बने थे लकड़ी के बने थे, जो कवर्ड थे रीड और पैक्ड क्ले के से। जनरली मेड बाय वुडन बीम्स से बने थे, जो कवर्ड किससे थे, जो कवर्ड थे रीड्स एंड पैकेट क्ले। और जो फ्लोर थे वो भी हार्ड पैकेट अर्थ से बने हुए थे। उनका जो बाथिंग का सेपरेट था और टॉयलेट्स का सेपरेट, बाथिंग और टॉयलेट एरियाज थे उनकी। उन लोग के सेपरेट बाथिंग और टॉयलेट एरियाज भी थे। फ्लोर बने थे इससे। ड्रेनेज सिस्टम अब देखते हैं इनका कैसा था।
ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं इनका। सॉरी। रिमेन्स ऑफ ड्रेन्स कहाँ पे मिले थे हमें? बनवाली में। ड्रेन्स के रिमेन्स जो मिले थे हमें बनवाली में मिले थे, प्रेजेंट डे जो हरियाणा में। प्रेजेंट डे हरियाणा में। और इससे हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, क्या गेस लगा सकते हैं कि वो जो थे उनका अटेंशन था हेल्थ, सेहत को ठीक रखने में और सफाई में। अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। अरेंजमेंट ऑफ वाटर। अब देखते हैं इनका पानी का क्या इंतज़ाम था, पानी के बारे में क्या इनका था, कैसा सिस्टम था, वो भी देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वाटर। और बताया जाता है कि वेल वहाँ पे मिला मोहनजोदड़ो में, डिप्रेशन इन द सेंट्रल सिटी ऑफ हड़प्पा में हमें मिला। और ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हमें कहाँ मिले? शॉर्ट गए अफगानिस्तान में। वेल सीन मोहनजोदड़ो। डिप्रेशन इन सिटी ऑफ हड़प्पा। सेंट्रल सिटी जो हड़प्पा का था वहाँ पे डिप्रेशन मिला हमें कि वहाँ पे पानी जमा रखा जाता था, लाइक दिस, उसमें पानी जमा रखा जाता था। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, हमें नेहरू के जो ट्रेसेस मिले। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हमें मिले शॉर्ट गए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मिला हमारे पड़ोसी देश में। और स्पेशल पर्पस स्ट्रक्चर्स थे कुछ, जैसे मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला अपर टाउन में। और उसके साइड में क्या थे? रूम्स थे 3 साइड में, और एक साइड में एक बहुत लार्ज ह्यूज वेल था। ग्रेट ग्रीनरी हमें मोहनजोदड़ो में मिली, ग्रीनरी हड़प्पा में मिली। और सेंट्रल प्लेटफॉर्म हमें सर्कुलर ब्रिक का एक प्लेटफॉर्म मिला हमें हड़प्पा में, जहाँ पे थ्रेशिंग वगैरह कर रहे होते। कालीबंगन और लोथल में फायर आल्टर्स मिले। कालीबंगन राजस्थान और लोथल गुजरात, तो यहाँ पे फायर आल्टर्स मिले। आज में हम इतना ही पढ़ते, लेकिन ये जो स्पेशल पर्पस के स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। एक हमें मिलता है मोहनजोदड़ो द ग्रेट बाथ। अपर टाउन में।
ग्रेट ग्रीनरी मोहनजोदड़ो में। ग्रेट ग्रीनरीज हड़प्पा में भी मिले। 6 रोड ग्रीनरीज ऐसा करके आर्ट एंड कल्चर के पहले लेक्चर में उन्होंने पढ़ा दिया है एज सच। ग्रेट ग्रीनरी हड़प्पा। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला हमें हड़प्पा में। हड़प्पा में फॉर थ्रेशिंग। कालीबंगन और लोथल में हमें फायर अल्टर्स मिले। ये था आज का इतना ही। कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात। आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलता है कल। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इसको देख पाए और कुछ बेनिफिट हो उन सब का और मेरा भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाता जाऊँ। एक अच्छा कंटेंट, एक मेहनत लगती है एक कंटेंट बनाने में, तो मुझे उम्मीद है कि मैं और अच्छा कंटेंट ले आप लोगों के लिए जिसमें आपकी भी मदद हो। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा और अपना जो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।